हेलो साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो मैंने बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। और आपका जो स्कोर है 100 में से वो यदि 85 से प्लस अधिक आता है तो मैं समझूंगा आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है साथियों, विकल्प ए के साथ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि आप सभी को पता है वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है वह 0.03% है, आर्गन का 0.93% है, ऑक्सीजन का 21% है और नाइट्रोजन का 78% है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सबसे कम कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। देखिए, क्रांति से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है विकल्प बी के साथ जाएगा, फल उत्पादन से। पूछा जाए बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसाला उत्पादन से है। ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति का संबंध किससे है, तो पेट्रोलियम उत्पादन से है। क्लियर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो यहाँ पर मिल सकें। पारा से कौन सा रोग होता है। पारा से बताना है कौन सा रोग होता है। तो भाई मेरे, पारा से होता है मिनीमाता रोग और विकल्प ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैडमियम से कौन सा रोग होता है, तो आप क्या बताएंगे, ईटाई रोग होता है। पूछा जाए आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है, तो आप क्या बताएंगे, ब्लैक फुट रोग होता है। पूछा जाए फ्लोरोसिस किससे होता है, तो आप क्या बताएंगे, फ्लोराइड से क्या होता है, फ्लोरोसिस होता है। ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर यदि आपने मेरे 1 घंटे में 100 क्वेश्चन पढ़े तो ये समझिए आपके 300 से 400 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। तो देखिए, मानव और जंतु आप सभी को पता है यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि क्या है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए जो हरे पेड़ पौधे हैं ये क्या होंगे, तो हरे पेड़ पौधों को उत्पादक की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। विटीकल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन होता है। विटीकल्चर, तो विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का उत्पादन होता है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्मी कल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन होता है या किसका पालन होता है, तो ध्यान रखिएगा वर्मी कल्चर का जो संबंध है वह केंचुआ पालन से है। ठीक है। पूछा जाए कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे, किससे है, टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन से है। पूछा जाएगा यदि आपसे कि जो गोल क्रांति है इसका संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे, आलू उत्पादन से है। ठीक है ना, मजा आ रहा ना क्लास में। देखिए, मैं चाहूँ आपको सीधा सीधा आंसर बता सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला आपको नहीं है। आपको क्या है, समझना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको इसी तरह से स्टडी करनी पड़ेगी। ये आप विशेष बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैसा तो आपको किताबों में भी कहीं भी मिल जाएगा। मार्केट में बहुत सारी बुकें आती हैं, कोई बुक ले लो, पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप जब तक समझोगे नहीं आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी।
किस सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है विकल्प सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि साथियों वर्ष 1972 में हुआ था, इसी सम्मेलन में भाई निर्णय लिया गया था कि प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध किससे है, तो भैया इसका संबंध है ओजोन संरक्षण से। ठीक है, और जो क्योटो प्रोटोकॉल सब है इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो रामसर सम्मेलन है इसका संबंध है आर्द्र भूमि संरक्षण से, और रामसर सम्मेलन वर्ष 1971 में हुआ था। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं या फिर कॉपी पेन ले लें, तो आप साथ में नोट करते जाएं तो बहुत बेस्ट रहेगा। मैं तो आपको यही बोलूँगा कॉपी पेन बेस्ट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? देखिए भाई, आप सभी को पता है जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है। आप कहोगे ओजोन परत भैया समताप मंडल में पाई जाती है, और ये क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उनको रोक लेती है। ठीक है, क्योंकि उनसे क्या है हम लोगों को त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ओजोन परत बहुत ही लाभदायक है हमारे जीवन की दृष्टि से। और ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापा जाता है डाबसन में। ठीक है, तो भाई मेरे यदि ओजोन परत की जो मोटाई है 200 डाबसन यूनिट से कम होती है तो वहां पर छिद्र की संख्या दी जाती है। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान रखिएगा, पहली की बात नहीं हुई, यहां पर दूसरी सबसे लंबी नदी की बात हुई है ना। तो दूसरी सबसे लंबी नदी है यहां पर गोदावरी। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था 100 क्वेश्चन का, उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल भाई। इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है, बिल्कुल। यह नीले ज्वाला के साथ जलने वाला है, बिल्कुल। यह मीथेन गैस उत्सर्जन करने वाला है, ये गलत है। क्यों गलत है भाई मेरे? क्योंकि भाई आप सभी को पता है एलपीजी का फुल फॉर्म में क्या होता है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। और ये मिश्रण होता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का। किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का ये मिश्रण होता है। इसमें मीथेन नहीं होता मेरे भाई। तो हम कह सकते हैं इसमें मुख्यतः ब्यूटेन गैस होती है, ना कि मीथेन गैस। तो विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। कथक का संबंध है किस राज्य से है? कथक, तो भैया मेरे कथक का जो संबंध है वह है उत्तर प्रदेश से। कथक उत्तर प्रदेश का भाई शास्त्रीय नृत्य है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जैसे आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, असम का बिहू है, कर्नाटक का यक्षगान है, इस तरह से जो फेमस लोक नृत्य हैं वो आपको जरूर पता होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा जैव अपघटनीय है? बताना इन चार में से कौन सा जैव अपघटनीय है। जैव अपघटनीय का मतलब क्या होता है? ऐसा पदार्थ या ऐसी वस्तु जो प्रकृति में जीवाणु और कवकों द्वारा आसानी से क्या है अपघटित हो जाए प्राकृतिक रूप से, तो उसे बोला जाता है जैव अपघटनीय। जैसे हम कहें फल सब्जियों के छिलके हो गए, रबर हो गया, ठीक है, ऊन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये क्या है? जैव अपघटनीय है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा, सेल्यूलोज, है ना।
आप सभी को पता है जो पेड़ पौधे हैं वो किससे बने होते हैं, तो भैया इसी से बने होते हैं, सेल्यूलोज से। ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, गोल्डन राइस या गोल्डन चावल, तो भैया मेरे इसमें विटामिन ए पाया जाता है, अर्थात जो विकल्प ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए साथियों कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो आप क्या बताएंगे, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो आप बताएंगे विटामिन के। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या है, रिकेट्स नामक रोग होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन बताना है कब हुआ, बताएं आप लोग। तो यहाँ पर भाई जो करेक्ट आंसर है वो विकल्प बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2003 में वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आप क्या बताएंगे, वर्ष 1972 में आया था। पूछा जाए जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1974 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें से। इनमें से किसके द्वारा त्वचा से सांस लिया जाता है, तो भाई मेरे त्वचा से कौन सांस लेता है, केंचुआ लेता है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे क्या कहा जाता है, तो केंचुआ को कहा जाता है भैया किसान का मित्र, क्योंकि यह क्या है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं। चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं, बताएं आप लोग, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और तीसरी होती है कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं और इनके एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा कि कौन आग्नेय चट्टान है, कौन अवसादी है, कौन कायांतरित है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो भाई मेरे भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है यह बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो कर्नाटक के बंगलुरु में है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, जो भैया हमारा ब्लड होता है या रक्त होता है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपने सुना होगा रक्त में लौह धातु पाई जाती है, ये तो आपने पढ़ा होगा, जिसको हम Fe से दर्शाते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, आयरन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो विकल्प ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि साथियों आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप बताएंगे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। हाँ, रक्त का जो pH मान है वो कितना होता है, आप क्या बताएंगे, 7.4 होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूतल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। भूतल, भूतल का मतलब ये है जो हमारी पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी है, बताने से कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और एल्यूमिनियम को ही क्या है, पर्यावरण मित्र धातु कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो आप क्या बताएंगे, नाइट्रोजन का, जिसका परसेंट है 78.08%। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। BOD5 बताएं, BOD5 यहाँ पर क्या है, या BOD5 का फुल फॉर्म क्या है। आप सभी को पता है BOD से हम क्या करते हैं, BOD से हम
जल प्रदूषण की स्तर ज्ञात करते हैं, मतलब जो नदियां होती हैं उनका क्या है, जल प्रदूषण का स्तर क्या है वो हम BOD से पता करते हैं। और BOD 5 का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है और जो पहली परत है वो कौन सी है, क्षोभ मंडल है। तो जो क्षोभ मंडल है भाई, इसमें क्या है, जो जल वाष्प की कुल मात्रा है उसमें से 90% वह क्षोभ मंडल में ही विद्यमान है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं, आंधी, तूफान, वर्षा, बादलों का गरजना, ये सभी कहाँ पर है, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए जो वायुयान है वह किस मंडल में उड़ते हैं, तो बताइएगा वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता कौन है? ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति की जन्मदाता की बात नहीं की गई, हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता की बात की गई है। तो इसके जन्मदाता हैं हरित क्रांति शब्द के विलियम गॉड। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ष 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वह MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व के संदर्भ में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जो भी बता रहा हूं भाई मेरे, एग्जाम में आने की संभावना पूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो भैया ये मनाया जाता है 31 मई को। विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे साथियों पूछा जाए कि जो विश्व मलेरिया दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। पूछा जाएगा यदि आपसे कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पूछा जाएगा यदि आपसे कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। देखिए भाई, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतने सारे क्वेश्चनों को पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद उन्हें टाइप करता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ। तो भाई मेरे, आपसे मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। आप केवल एक काम करें कि आप वीडियो को लाइक कर देना भाई, और जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आपके ग्रुप हैं, उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर करना, तो बहुत अच्छा रहेगा साथियों। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया किससे हुई थी? साथियों, भोपाल गैस त्रासदी जो आप सभी को पता है एक भयंकर घटना थी। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। और साथियों, ये जो घटना है वो 2-3 दिसंबर की रात 1984 में हुई थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है भाई मेरे। और इसमें जो मेथिल आइसोसाइनाइड है इसकी अभिक्रिया जल से हुई थी। और विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, मेथिल आइसोसाइनाइड को शॉर्ट में MIC गैस भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की बताना है सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो आप बताएंगे फीमर, जो कहाँ होती है? हमारी जांघ में होती है भाई मेरे। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, जब सबसे लंबी हड्डी की बात की गई है तो भैया सबसे छोटी हड्डी की बात भी करेंगे हम। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आप क्या कहोगे? स्टेपीस होती है, जो कहाँ होती है? जो हमारे कान में होती है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
जोग जलप्रपात, जिसको गरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है भाई मेरे, और ए है शरावती नदी पर। विकल्प बी यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह जलप्रपात कहाँ पर है तो आप बताइएगा, कर्नाटक में है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा वह स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? देखिए भाई, वह स्थानीय संरक्षण का मतलब क्या है? जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रखा जाता है तो उनको कहा जाता है वह स्थानीय संरक्षण। जैसे यहां पर हम अभयारण्य देखें, नेशनल पार्क देखें और जयमंडल रिजर्व देखें, तो ये है एग्जाम्पल स्वस्थानीय पर। क्योंकि स्वस्थानीय में क्या होता है, उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जाता है। लेकिन चिड़ियाघर में है, चिड़ियाघर में क्या है, जीव जंतुओं को एक नए स्थान पर लाया जाता है और वहां पर उनका क्या है, संरक्षण किया जाता है। इसलिए चिड़ियाघर है ये बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है? देखिए भाई, यदि पूछा जाए आपसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप क्या कहोगे? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। और जो माउंट एवरेस्ट है भाई मेरे, ये हिमालय पर तो है, लेकिन हिमालय को भी क्या है आपको पता है, 4 भागों में बांटा गया है। तो ये महान हिमालय का भैया भाग है। विकल्प भी यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। एनवायरनर से क्या तात्पर्य है? एनवायरनर आप सभी को पता है भैया, जो पर्यावरण शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो आपको पता है फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये एग्जाम में पूछा जाता है सारे पॉइंट, इसलिए ध्यान से सुनना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है भैया पास पड़ोस। और पास पड़ोस में क्या है, जो जैविक और अजैविक कारक हैं वो भी आ जाएंगे, सजीव और निर्जीव है सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो विकल्प डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिट्टी बचाओ आंदोलन बताना है कहाँ से शुरू किया गया। तो भाई यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। होशंगाबाद के मध्य प्रदेश से वर्ष 1977 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। और तवा बांध बन रहा था साथियों, उसकी वजह से क्या है, जल भराव और लवणता के विरोध में ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि मिट्टी बचाओ आंदोलन के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। नहीं पता है तो आप गूगल करें और हमें आंसर कमेंट करें। समुद्री प्रदूषण की वजह से नष्ट हो रहे हैं। देखिए भाई मेरे, जो समुद्र के तटीय क्षेत्र होते हैं, जो दलदली क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो वन उगते हैं उनको कहा जाता है मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन। ठीक है, जो कि चक्रवात के अवरोधक होते हैं और इनसे क्या है, समुद्र तटों की क्या है, सुरक्षा भी होती है। तो भैया समुद्री प्रदूषण की वजह से जो मैंग्रोव वन है या ज्वारीय वन है ये नष्ट हो रहे हैं। विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर हो जाता है? फेफड़ों का कैंसर बताना है किससे होता है। तो भैया मेरे फेफड़ों का जो कैंसर है वह होता है एस्बेस्टस से। विकल्प भी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कॉपर की वजह से कौन सा रोग होता है तो भैया कॉपर की वजह से क्या है, विल्सन नामक रोग हो जाता है। फ्लोराइड से क्या होता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। क्या होता है, फ्लोरोसिस हो जाता है। और नाइट्रेट से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। भारत के किस राज्य में ओलिव रिडले कछुआ पाया जाता है?
देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ओलेफ रेडले क्या है, तो ध्यान रखिएगा ओलेफ रेडले कछुए की एक भैया प्रजाति है जो कि बहुत फेमस है भाई मेरे। और ये जो कछुआ भैया ये उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताना भारत के किस राज्य में या किस राज्य में एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाता है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लाइकेन में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है या लाइकेन किस प्रकार का संबंध दर्शाता है। तो देखिए आप सभी को पता है लाइकेन में होता क्या है। देखिए नीचे होता है कौन, नीचे कवक होता है, ऊपर क्या होता है शैवाल होता है। शैवाल में क्या होता है क्लोरोफिल होता है जो कि क्या है प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकता है। और कवक क्या है उसको आधार प्रदान करता है ना। तो हम कह सकते हैं ये सहजीविता का संबंध दर्शाता है क्योंकि इसमें क्या है दोनों को फायदा मिलता है। विकल्प सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। हाँ, पूछा जाता है लाइकेन किन के बीच सहजीवी का संबंध दर्शाता है, तो आप बताएंगे शैवाल और कवक के बीच में, जैसा मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पठार भैया कौन सा है, तो आप बताओगे लद्दाख का पठार है। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। जल प्रदूषण सूचक के रूप में बताना कौन काम आता है। तो जो कॉलीफॉर्म जीवाणु है ये जल प्रदूषण के सूचक में काम आता है। विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में कौन काम आता है, तो आप क्या बताएंगे लाइकेन। लाइकेन किसके सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेड लिस्ट या जिसे कहा जाए रेड डाटा बुक बताना है कौन प्रकाशित करता है। देखिए रेड डाटा बुक में क्या है जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका इसमें वर्णन किया जाता है। ठीक है, और इसको प्रकाशित करता है IUCN। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। IUCN का मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग गुरुमंडल कहलाता है। साथियों ध्यान रखिएगा जो पृथ्वी का क्रोड भाग होता है इसी को कहा जाता है गुरुमंडल। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है विकल्प बी के साथ जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में क्या है जो बाघों की संख्या है ये सर्वाधिक अधिक है भाई मेरे, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रीन मफलर का क्या अर्थ है। ग्रीन मफलर आप सभी को पता है कि जो ग्रीन मफलर है उसका संबंध किससे है वायु प्रदूषण से है। लेकिन यहां पर ये नहीं पूछा गया संबंध किससे है, ये पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या है। तो भैया मेरे इसमें होता क्या है जो सड़कें होती हैं तो सड़कों के किनारे क्या है वृक्ष लगाने की जो प्रक्रिया थी ये थी ग्रीन मफलर। ठीक है, मतलब क्या जो वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं ध्वनि को अवशोषित करते हैं, आपको पता है ना। तो भैया यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर जो ग्रीन मफलर का अर्थ है वो है वृक्षों से। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाता ग्रीन मफलर का संबंध किससे है और ऑप्शन में दिया होता ध्वनि प्रदूषण, तो आपको वहां पर क्या करना होता ध्वनि प्रदूषण को वहां बताना होता। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अधूरे प्रज्वलन की वजह से मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है। तो भैया उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जिसको हम दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
पूछा जाए यदि आपसे आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। पूछा जाए धान के खेत और पशुओं के जुगाली से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो आप बताएंगे मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आप सभी को पता है जो सुनामी आपदा है भैया, जो कि प्राकृतिक आपदा है, ये घटित कहाँ होती है, तो आप कहोगे समुद्र में होती है, ना कि धरातल पर होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो विकल्प डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, किसके साथ जाएगा, यहाँ पर विकल्प डी के साथ जाएगा। पूछा जाए भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे, हैदराबाद में है। ये भी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किसमें रखा गया है, कवक, ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र भैया जो कवक है इसको रखा गया है आप घटक के अंतर्गत, अर्थात जो विकल्प डी है वो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, इको मार्क के लोगो में किसका चित्र है, इको मार्क का जो लोगो है बताना उसमें किसका चित्र है। इको मार्क है क्या भैया, इको मार्क भैया एक प्रमाणक चिन्ह होता है जो कि ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिससे हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, या जो हम कह सकते हैं जो उत्पाद इको फ्रेंडली होता है उसी को ये उत्पाद मतलब चिन्ह दिया जाता है। और आप लोग चाहें तो उसका गूगल करके देखना, उसमें आपको मिट्टी का बर्तन इको मार्क के लोगों में दिया रहेगा। विकल्प भी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आप लोग एक काम करना, गूगल पर सर्च करना इको मार्क लोगो, तो आप एक बार डायग्राम देख लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वृक्ष परितंत्र का जो पिरामिड है वह कैसा बनता है, तो भैया मेरे वृक्ष परितंत्र का जो पिरामिड है वह उल्टा बनता है। विकल्प भी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो भैया इसका जो संबंध है आप मैं बता चुका हूं अभी आपको, ओजोन संरक्षण से है और ये हुआ था वर्ष 1987 में। विकल्प भी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी झील बताना है कौन सी है भैया, तो आप क्या बताएंगे, कैस्पियन सागर है। विकल्प भी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, चीन में चक्रवात को क्या कहा जाता है, आप सभी को पता है भैया चक्रवात को क्या है अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, और चीन में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चक्रवात क्या है इस तरह से होता है, चक्रवात में होता क्या है, जो इसका जो केंद्र होता है यहाँ पर क्या है निम्न दाब होता है, और बाहर क्या है यहाँ पर उच्च दाब होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमाशा रस की प्रकृति कैसी है। आप देखिए भैया एक लॉजिक लगाएं आप लोग, आप सभी को पता है जो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। भैया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में पाया जाता है तो अमाशय में जो रस रहेगा उसकी प्रकृति कैसी रहेगी, अम्लीय होगी ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो किसके साथ जाएगा, विकल्प ए के साथ जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, पूछा जाता है जो हमारा रक्त होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आपको पता है जो हमारा ब्लड है या रक्त है उसका पीएच मान कितना है 7.4 है, अर्थात इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, क्षारीय है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है विकल्प बी के साथ जाएगा, अफ्रीका को, क्योंकि यहां पर क्या है पठार अधिक है भैया, बहुत ही अधिक मात्रा में, इसलिए इसको नाम दिया गया है पठारी महाद्वीप, है ना। चलिए, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, एशिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है। आप सभी को पता भैया जो वायुमंडल दाब है उसको हम किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं।
लेकिन यहाँ पर मात्रक पूछा गया है तो भैया इसका मात्रक होता है बार, विकल्प ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, डायवर्सन में मापा जाता है। यदि आपसे पूछा जाएगा जो वृक्षों की आयु है वो आप कैसे ज्ञात करते हैं, तो भैया वृक्षों की जो आयु है वह है उनकी वार्षिक वलय की गणना के आधार पर ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है, तो भैया जो यकृत होता है ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसलिए यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मानव की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो बताएंगे यकृत को ही मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। पहली बात तो भैया सलीम अली कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, सलीम अली थे भैया एक पक्षी विशेषज्ञ थे और इन्हें भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, भारत का पक्षी पुरुष सलीम अली को कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। विकल्प भी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई, पोलियो वैक्सीन। तो भैया पोलियो वैक्सीन की जो खोज है वो की गई जॉन साल्क के द्वारा। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो पोलियो रोग है भैया ये होता है वायरस से और इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो क्या है, तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई बताना है क्या है। तो भैया जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है इसको मापा जाता है रोंटगन में। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए जो ध्वनि प्रदूषण है इसको किस में मापा जाता है, तो आप कहेंगे डेसिबल में मापा जाता है। या कहें आपसे ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो आप बताएंगे डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, बाघ दिवस। तो भैया बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विकल्प भी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। पूछा जाए यदि आपसे विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 20 मार्च को मनाया जाता है। पूछा जाएगा यदि आपसे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 29 अगस्त को मनाया जाता है। पूछा जाएगा यदि आपसे विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, मजा आ रहा है क्लास में। जिस तरह से भाई यहाँ पर आपको बहुत कम समय में इतना अधिक मिल रहा है ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2-2, 3-3 घंटे में आपको वहां पर केवल 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो भैया पृथ्वी के फेफड़े अमेजन वर्षावन को कहा जाता है। क्योंकि क्या करते हैं, बहुत बड़ा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का अपने अंदर समाहित करते हैं और उसके बदले क्या है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़ों की संख्या दी गई है। समझ गए ना। चलिए भाई इसके बाद लेते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकटतम का जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जो ध्रुव तारा है यह किस दिशा को इंगित करता है, तो आप बताएंगे यह उत्तरी दिशा को इंगित करता है। पूछा जाए सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे साइरस है। ठीक है। पूछा जाए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे चंद्रमा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है। आप सभी को पता है जो हमारा पृथ्वी है
और ये बीच में क्या है, भूमध्य रेखा है। ध्यान रखिएगा जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है पास वाला, यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो विकल्प सी के साथ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला मुख्य जंतु कौन सा है? काजीरंगा। देखिए पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? तो आप क्या कहोगे? असम में है। और इसमें क्या है, एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाता है, बहुत ही फेमस है भैया, इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये तो आपने पढ़ लिया, अब इसको ध्यान रखें। एशियाई शेरों के लिए बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो आप कहेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है भैया, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है, गुजरात में है। ये एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जंगली हाथियों के लिए कौन सा फेमस है? तो आप कहेंगे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, केरल में है। पूछा जाए रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस कौन है? तो आप बताएंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक विद्यार्थी ने क्या किया भैया, रुकना एक मिनट। एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए, पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। पहले गैस का नाम क्या होगा? देखिए भाई, पहले बॉक्स में उसने क्या है, सूरज, पानी और वायु। तो ये सूरज, पानी, वायु कैसे हैं? ये प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए साधन हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ये प्राकृतिक संसाधन हैं। तो विकल्प ए यहाँ पर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत ही फेमस भाई मेरे अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, और ये है कहाँ पर? तो आप कहोगे गुजरात में है। विकल्प जो बी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन या एंटी इन्फेक्शन कहा जाता है? तो ये जो विटामिन ए है इसी को कहा जाता है प्रतिसंक्रमण विटामिन। ठीक है, विकल्प यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। समताप मंडल क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये जो संक्रमण क्षेत्र होता है क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का, इनको कहा जाता है क्षोभ सीमा। विकल्प ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वह कितना होना चाहिए या कितना होता है? तो भाई मेरे मानव शरीर का जो तापमान है वह है सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 58.6 फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन पैमाने पर क्या है, 310 केल्विन होता है। मतलब हम कह सकते हैं अलग अलग पैमानों पर इसका मान अलग अलग होता है। तो विकल्प डी यहाँ पर क्या है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सभी क्या है, मानव शरीर का सामान्य ताप है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? भैया बता चुका हूं ना, माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। और इसे भैया तिब्बत में कहा जाता है चोमोलुंगमा। विकल्प भी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है। एक परितंत्र में शैवाल या फिर कहा जाए हरिकाई का जो स्थान है वो क्या होता है? देखिए ध्यान रखिएगा, जो शैवाल होता है भैया इसमें क्या है, शैवाल में भैया क्लोरोफिल पाया जाता है। अर्थात ये क्या है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। तो भैया ये अपना भोजन स्वयं बनाएगा, तो इसे रखा जाएगा उत्पादक की श्रेणी में। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसको उत्पादक
उत्पादक की श्रेणी में रखा जाएगा जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? गैनीमीड। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि भाई बृहस्पति का उपग्रह है। देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। लेकिन पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे बृहस्पति है। ठीक है, यदि आपसे साथियों पूछा जाए कि किस ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है, तो आप बताएंगे शनि को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे मंगल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? देखिए भाई, जो स्वच्छ भारत अभियान है इसकी शुरुआत गांधी जयंती के दिन वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। विकल्प भी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जल की अशुद्धियां होती हैं। तो देखिए भाई, जो जल है इसमें सभी तरह की अशुद्धियां होती हैं। हो सकता है जल में जीवाणु भी हो, ठीक है, हो सकता है जल में घुली हुई अशुद्धियां हुई हो, या फिर जल में तैरने वाली अशुद्धियां भी हो। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो विकल्प डी के साथ हमारा चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ग्रेनाइट, तो भैया मेरे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, एक यहाँ है आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल हैं भाई मेरे। विकल्प भी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो अवसादी चट्टान है भैया इनमें क्या है? जीवाश्म पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। खालिस्तान मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो विकल्प बी के साथ जाएगा। सर्दी मौसम के दौरान क्या है? रबी फसल की खेती की जाती है। ध्यान रखिएगा, रबी फसल की जो बुआई है वो कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या है? बुआई होती है, और मार्च अप्रैल में क्या है? इसकी कटाई होती है रबी फसल की। ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरणीय खेती या कहा जाए इको फार्मिंग के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जो जैविक खेती होती है या ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, इसी को क्या है? पर्यावरणीय खेती या इको फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो विकल्प डी यहां पर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अधिकांशतः कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? साथियों अधिकांशतः जो कीट हैं वह है ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो केंचुआ है वो किससे श्वास लेता है? तो आप कहेंगे त्वचा से लेता है। जो मछली है वो किससे लेती है? तो आप कहेंगे वो गलफड़ों से लेती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो भैया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या है? मलेरिया रोग होता है। विकल्प भी यहां पर राइट आंसर होगा। और मादा एडी मच्छर से क्या है? डेंगू रोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मलेरिया की दवा है भैया वह सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, जिसे हम कोनेन नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि पर्यावरण का संरक्षण करना राज्यों का कर्तव्य है? बताएं आप लोग। तो एक काम करता हूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, आप लोग उसमें लिखना कमेंट में कि प्रश्न क्रमांक 75 का जो आंसर है वो क्या होगा। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं आज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो भैया जो दीर्घ पृष्ठ की तरंगें होती हैं ये सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा।
साथ ही जो भूकंप की तीव्रता है उसको किस पर मापा जाता है, तो आप कहेंगे रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, या फिर कहा जाए सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, और भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सीस्मोलॉजी। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगला है पादपों में अर्थात पौधों में जल परिवहन की जो क्रिया है वह किसके माध्यम से होती है। तो देखिए जब जल परिवहन की बात की होगी पौधों में तो वो होता है जाइलम के द्वारा, और विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप लोग एक काम करें, देखिए यहाँ पर जल है, ठीक है, यहाँ भी जा और यहाँ भी जा, इस तरह से ध्यान रखिएगा। जल परिवहन किससे होता है, जाइलम से होता है, और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान भोजन बनता है उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो होता है फ्लोएम का। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अगला है सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो भैया सुनामी आप सभी को पता है प्राकृतिक आपदा है और जापानी भाषा का ये शब्द है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है, ये आपको ध्यान रखना ही होगा। चलिए और ध्यान रखिएगा जो मौसम है, आप मौसम किस भाषा का शब्द है, सॉरी मानसून, हाँ मानसून किस भाषा का शब्द है, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो मानसून भैया अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओजोन परत के क्षय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। आप सभी को पता है जो ओजोन परत है इसका क्या है, क्षय हो रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरोफिल की वजह से हो रहा है, सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो मुख्य स्रोत है वह है रेफ्रिजरेटर। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है साथियों, जब क्लास लेते हुए टाइम ज्यादा हो जाता है तो ऐसा लगता है अब यहीं पर क्लास को बंद कर दें। इसी वजह से क्या है बीच में कहीं का कहीं बोल आता है ना। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, जो हमारी बॉडी है या शरीर है इसमें बताना जो ऊतकों का निर्माण है वह किससे होता है, तो यह प्रोटीन से होता है। विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए भाई इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। देखिए भाई दो अक्षांशों के बीच की दूरी है उसको जोन नाम से जाना जाता है, और ये कितनी होती है 111 किलोमीटर होती है। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है। नगदी फसल क्या है भैया मेरी, देखिए भाई मेरे ऐसी फसलें जो क्या है व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जिनसे क्या है नगद राशि प्राप्त होती है, उसी को कहा जाता है नगदी फसलें। जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, मूंगफली हो गया, ये सभी क्या है नगदी फसलें हैं। अर्थात जो विकल्प ए है वो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का जो क्षेत्र है वह सबसे बड़ा है। तो देखिए भारत में भाई मेरे सबसे अधिक मात्रा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर देखिए आप उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं दिया है, जो कि पहले नंबर पर पाए जाते हैं, और दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। तो यहां पर जो विकल्प सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रथम नंबर पर कौन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, लेकिन यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए यहां पर हम क्या है दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, इसलिए इसको हम सही कर देते हैं। ठीक है चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस किसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी। तो भैया जो मेथिल आइसोसाइनेट गैस है भैया ये पीड़कनाशी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी, जिसकी वजह से क्या है भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटना घटित हुई थी। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? कीटहारी पादप क्या है? ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं उनको कहा जाता है कीटहारी पादप। तो यहाँ पर जो घटपर्णी है ये एक कीटहारी पादप है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक है। और ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? तो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यह कीटों का भक्षण करते हैं, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे काली मृदा को। देखिए भाई मेरे, काली मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो सर्वाधिक होती है और ये बहुत जल्दी क्या है, चिपचिपी हो जाती है और बहुत जल्दी क्या है, इसमें दरारें भी पड़ जाती हैं। इसी गुण की वजह से भैया इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। और काली मिट्टी को क्या है, हम रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और ये कपास की खेती के लिए क्या है भैया, सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और पूछा जाए भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? बताएंगे लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सा तिलहन है? तिलहन का मतलब क्या है? जिससे हमें तिल प्राप्त होगा वो तिलहन होगा। तो यहाँ पर जो राई है भैया एक तिलहन फसल है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्याज क्या है भैया? प्याज एक तना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो लौंग है भैया ये पौधे के पुष्प भाग से प्राप्त होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको इन सारे पॉइंटों को ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहां पर है? तो भैया भारत में जो सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल है वो है नागार्जुन श्रीशैलम, जो है कहां पर? आंध्र प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, विशालकाय पांडा वर्ल्ड वाइड क्या लिखा हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा, विशालकाय पांडा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का आधिकारिक प्रतीक है। यह जानवर किस देश में पाया जाता है? आप सभी को पता है ये WWF है, इसका प्रतीक क्या है? तो आपको पता है ज्वाइंट पांडा है। और ये पाया जाता है कहां पर? तो आप बताओगे चीन में पाया जाता है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहां की गई? तो भैया यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, महाराष्ट्र के लातूर में की गई। ध्यान रखिएगा लातूर कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की गई है, तो कौन सी है? यमुना है, जिसको भैया हम कालिंदी के नाम से भी जानते हैं। और केवल इतना पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी, तो बताइएगा गंगा नदी, ठीक है। चलिए इसके बाद लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, पौधों में सर्वाधिक पानी किस मृदा से मिलता है? तो मैंने आपको बताया ना, जो काली मिट्टी है, जो चिकनी मिट्टी है, इसकी क्या है, जल धारण क्षमता क्या है, सर्वाधिक होती है। तो हम कह सकते हैं चिकनी मिट्टी से क्या है, पौधों को सर्वाधिक पानी मिलता है। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वन और महासागर किस ग्रीन हाउस गैस के कुंड होते हैं? भैया एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा भाग अपने अंदर क्या है, समाहित करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये ग्रीन हाउस के कुंड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। विकल्प भी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि समुद्र में भी क्या है या महासागर में क्या, देखिए महासागर है इसमें क्या है, बहुत अधिक मात्रा में क्या है, शैवाल होते हैं। जब शैवाल क्रिया करेंगे प्रकाश संश्लेषण की, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी का स्पंज किसे कहा जाता है? तो भाई पृथ्वी का स्पंज कहा जाता है आर्द्र भूमि को। विकल्प बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। और सबसे बड़ा और सबसे स्थायी
पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है? तो आप बताएंगे समुद्र। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कवक से होने वाला रोग कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ये दाद, खाज, खुजली, ये जितनी बीमारियां हैं भाई मेरी, ये कवक से होती हैं। विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। डेंगू किससे होता है? तो बता चुका हूं, डेंगू भैया फैलता है किससे? मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है डेंगू। ठीक है, प्लेग रोग होता है जीवाणुओं से, और रेबीज होता है किससे? कुत्ते के काटने से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भैया भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना है, ये कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? वर्ष 1960 में हुई थी। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और आप सभी को जरूर कमेंट करना है आपने 100 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए। ह्यूमस निम्न में से कैसा कारक है? ह्यूमस, आपने कई बार सुना होगा कि जो अपघटन करता है, जैसे जीवाणु, कवक है, क्या करते हैं? जो मृत जीव जंतु होते हैं, फल सब्जियों के छिलके होते हैं, बहुत सारी जो चीजें होती हैं, इनको वो क्या है? अपघटन करके क्या है? ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। तो भैया ह्यूमस एक कार्बनिक कारक होता है। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है, लाइकेन किसके प्रति संवेदनशील है? तो भैया बताया ना मैंने आपको, लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, और वायु प्रदूषण में किसके? सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भैया वायुमंडल के अध्ययन को कहा जाता है मीटियोरोलॉजी। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? सीरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? सिकोआ है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और जो आतंकवादी वृक्ष है वह यूकेलिप्टस को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है 100 में से, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।